क्वेश्चन नंबर 16 कहता है वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन शो दैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज ज़ीरो इज़ द कन्वर्स ट्रू। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया है कि वेक्टर ए बी और सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका डायग्राम बनाए हम लोग तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी और ये दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। अब ये किसी एक प्लेन में होगा और वेक्टर सी है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये रहा हमारा वेक्टर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए देता है कि वेक्टर ए क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी ज़ीरो है। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी करें तो हम लोगों को जो वेक्टर मिलेगा उससे मान लेते हैं वो वेक्टर डी है। ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर मिलता है मान लेते हैं वो वेक्टर डी है। अब हो सकता है कि वेक्टर डी इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो लेकिन अपवर्ड्स हो और हो सकता है डाउनवर्ड्स हो। दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो अगर केस 1 ले लिया जाए कि जहाँ पे हम लोगों को देखें कि डी जो है वो अपवर्ड्स है। अगर डी अपवर्ड्स है इसका क्या मतलब है कि वेक्टर सी और डी पैरेलल है, कि फिगर में तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग उठाएं तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को हम लोगों ने माना है वेक्टर डी, तो यहाँ पे डी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सी क्रॉस डी। अब हम माने हैं कि सी और डी पैरेलल है, यानी इन लोगों के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होता है। तो सी क्रॉस डी हो जाएगा वेक्टर सी और मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इंटू साइन 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब हम लोग देखेंगे केस 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे केस 2। केस 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि वेक्टर सी ऊपर है और वेक्टर डी डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो सी और डी के बीच का जो एंगल है वो अभी है 180 डिग्री। ठीक है भाई, तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड को हम लोग उठाएं तो वो हो जाएगा सी क्रॉस ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी को हम लोगों ने माना है वेक्टर डी, तो ए क्रॉस बी की जगह पुट कर देंगे हम लोग वेक्टर डी। अब सी क्रॉस डी का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इंटू साइन थीटा, और हम जानते हैं कि थीटा इस बार हम लोगों ने माना है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इंटू साइन 180, और साइन 180 का वैल्यू जो होता है वो आप लोगों का याद हो तो वो होता है 0 डिग्री, वो होता है 0, सॉरी डिग्री नहीं बोलूँगा, 0। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का एक पार्ट प्रूव हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं, कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं। तो अगर कन्वर्स देखा जाए तो हम लोगों के पास पहले ही से गिवन होना चाहिए कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 है। ठीक है, तो हम लोगों को चेक करना है कि वेक्टर ए बी और सी के आपस में तीनों परपेंडिकुलर है या नहीं। तो इस डायग्राम को भी इरेज कर देते हैं और एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। तो इस बार हम लोगों को नहीं दिया है कि वेक्टर ए और बी भी परपेंडिकुलर है या नहीं, तो हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर नहीं है, वो कोई एक एंगल थीटा बनाता है आपस में। ठीक है, और ये किसी एक प्लेन पे लाई करता है, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर हम लोगों को मिलता है वो है वेक्टर डी। ठीक है, अब फिर से दो केस हो सकता है, या तो वेक्टर डी है
वो अपवर्ड्स परपेंडिकुलर हो इस प्लेन के, या हो सकता है डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर हो इस प्लेन के। दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है भाई। तो अगर हम क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसको अगर लें तो ये है C क्रॉस A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे C क्रॉस, अब A क्रॉस B को हम लोगों ने वेक्टर D एज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग वेक्टर D इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जो रिज़ल्ट हम लोगों को मिला है वो कहता है कि वेक्टर C का क्रॉस प्रोडक्ट D के साथ वो 0 है। तो ये 0 कब होता है कि जब इसको अगर हम ऐसे लिखें, फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ दें, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर D इंटू साइन फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। फाई क्या है? वेक्टर C और D के बीच का एंगल। ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों को ये पता चलता है कि साइन फाई 0 है। तो अगला स्टेप हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। भाई दोनों ही केस में साइन फाई 0 होता है। तो हम लोगों को ये पता चला कि C और D या तो आपस में पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। ठीक है। या तो वेक्टर C पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है, दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। अगर इसको डायग्राम में नहीं भी दिखाएं वेक्टर C को तो भी चल जाएगा काम। ठीक है। तो हम लोगों को अब ये रिजल्ट का यूज़ करके, चलो ये तो कंफर्म हो गया कि वेक्टर C जो होगा वो वेक्टर D के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। इसका मतलब ये जो प्लेन है इसके तो परपेंडिकुलर ही होगा वेक्टर C। लेकिन ये तो कहीं से आइडिया नहीं लग रहा हम लोगों को कि वेक्टर A और B भी क्या आपस में परपेंडिकुलर होगा, ये तो कहीं आइडिया नहीं लग रहा। तो अभी भी साइलेंट है, तो इसका आंसर होगा नो, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। समझ में आ गया क्यों हम बोले वेक्टर C इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? क्यों होगा परपेंडिकुलर? क्योंकि वो D के पैरेलल या एंटी पैरेलल है। D के पैरेलल होने का मतलब ही होगा कि वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब ही होगा कि वेक्टर A और B। इससे ये बात तो पता चलता है हम लोगों को, देखो दो बात तो हम लोगों को पता चलता है कि वेक्टर C है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर B के, और वेक्टर C जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर A के। लेकिन ये बात नहीं पता चलता हम लोगों को कि वेक्टर A और B भी क्या आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि कोई भी एंगल होने की वजह से भी ये 0 ही आता है आंसर। अगर यहाँ पे 90 डिग्री ना भी हो, अगर मान लें हम लोग 30 डिग्री या 60 डिग्री हो, तो भी ये प्रूव हो जाता है, तो भी यही रिजल्ट निकल करके आता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि A और B भी आपस में परपेंडिकुलर हो।